हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए विजेंद्र बोला, अरे नहीं जमाई बाबू, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सच में मेरा खाने को बिल्कुल जी नहीं कर रहा। पर विजेंद्र का उदास चेहरा देखकर उसका मन रखने के लिए बोली, अच्छा ठीक है, आप अपना मन छोटा ना करें, मैं इसमें से थोड़ा सा खा लेती हूँ, कहकर श्यामा ने थाली से निवाला लेकर अपने मुंह में डाल लिया। देख लिया ना माँ, अब बोल, तुझे कोई शक है अपनी बेटी की पसंद पर? रूठे को मनाना इन्हें बड़े अच्छे से आता है। मुझे भी ऐसे ही हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मना लिया करते हैं और मैं भी पगली ठहरी इनकी बातों में आ जाया करती हूँ। अगली सुबह तड़के जब श्यामा की नींद खुली तो विजेंद्र को घर के आंगन में वर्जिश करते हुए पाया। अभिलाषा, भोर हो चुकी है, उठ जा अब, कब तक कमरे में पड़ी रहेगी? तभी घर के मुख्य दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ये कोई किशोर था जो श्यामा को काम पर बुलाने आया था। अभिलाषा, मैं जा रही हूँ, घर के कामकाज तू संभाल लेना, शायद कोई ज़रूरी काम आन पड़ा होगा, इसीलिए मुझे बुलावा भेजा है। पिता और पति दोनों को समय पर खाना खिला देना और खुद भी भूखी ना रहना। माँ, तू बेफिक्र होकर जा, मैं सब देख लूँगी। घर के भीतर कमरे में लेटा मनोहर खुद में ही बड़बड़ा रहा था। आवाज़ सुन विजेंद्र उसके कमरे में दाखिल हुआ। यूँ अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो बाबूजी? और वहीं मनोहर के पास बैठ गया। घंटे भर बाद जब अभिलाषा ने उन्हें नाश्ते के लिए आवाज़ लगाया तब दोनों कमरे से बाहर आए। नाश्ता करने के बाद विजेंद्र ने कहा, अभिलाषा, मैं थोड़ा गांव के चक्कर लगाकर आता हूँ, बहुत दिन हो गए यार दोस्तों से मिले हुए। थोड़ी ही देर बाद वो कुर्ते पायजामे में बड़ा खूब जच रहा था। जल्दी आने को बोल विजेंद्र घर से बाहर निकल गया। काफ़ी देर तक विजेंद्र गांव की गलियों में इधर उधर फिरता रहा। हर तरफ हैजे की विभीषिका ने गांव की रौनक छीड़ कर रखी थी। इन्हीं गलियों से होता हुआ वो अपने एक पुराने मित्र के घर पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। चंद रोज़ हुए उसका मित्र हैजे की बलि चढ़ चुका था। उसकी बेवा ने रो रो कर उसे सारा हाल बताया कि कैसे हैजे ने उसके पति को अपना शिकार बना लिया। बुझे मन से वो वहाँ से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर वो गांव की सीमा पर खड़ा था, जहाँ उसकी नज़र मेडिकल कैंप पर पड़ी जो हैजे के मरीजों को इलाज के लिए लगाए गए थे। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा और कैंप के भीतर प्रवेश कर गया। जी कहिए, क्या काम है, किससे मिलना है? कैंप में मौजूद एक डॉक्टर ने पूछा। मिलना तो किसी से नहीं है डॉक्टर साहब, पर ये सब हो क्या रहा है इस गांव में? एक के बाद एक गांव वालों की मौत होती जा रही है। किसी के माथे का सिंदूर उजड़ रहा है तो कहीं किसी के घर का चिराग अपनी आंखें मूंद रहा है। आखिर यह सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? एक ही सांस में विजेंद्र ने डॉक्टर से कई सवाल कर डाले। वो अभी भी अपने दोस्त के मौत से भावुक था। उसकी निगाहें कैंप के भीतर हर तरफ हैजे से पीड़ित मरीजों को निहार रही थी, जिन्हें देखने से ही जान पड़ता था कि उनकी हालत दयनीय है और जिनकी सेवा में गिनती की कुछ सेविकाएं दिन रात जुटी थीं। इन सब के जिम्मेदार इस गांव के लोग हैं और आप जैसे नौजवान पुरुष हैं। जी, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कई बार गांव वालों को समझाने का प्रयास किया कि अगर वे चाहें तो हैजे की रोकथाम पूरी तरीके से संभव है, पर गांव के लोग अपनी बुरी आदतों के गुलाम बन रहे हैं। मेरी बात सुनने और मानने को कोई तैयार नहीं। बुरी आदतें? कौन सी बुरी आदतें? दूषित जल पीने, गंदा और बासी खाना खाने, हैजा होने के बाद भी इलाज के बदले झांक फूड़ में विश्वास रखने का अंजाम मौत नहीं हो तो और क्या होगा? डॉक्टर की बातें विजेंद्र चुपचाप सुन रहा था। और तो और मैंने खुद गांव के नौजवानों से मिन्नतें की कि वे आगे आकर हैजे से लड़ने में हमारी मदद करें, गांव वालों के बीच जागरूकता फैलाए, जिससे ये बीमारी महामारी की शक्ल लेने से पहले ही दम तोड़ दे। पर कोई मेरी सुने तब ना। बड़े अफसोस की बात है कि गांव का एक भी मर्द हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तो सब यही सोचते हैं कि बीमारी और उससे लड़ने का काम केवल डॉक्टर और नर्सों का है,
पर जब बीमारी इतनी तेजी से पांव पसार रही है तो आप सबकी मदद के बिना हम भी लाचार हैं। खैर, अब हम सब से जितना बन पड़ेगा अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। आगे भगवान मालिक। हैजे के महामारी की शक्ल लेने से जहां उन्हें सीमित साधनों में काम करना पड़ रहा था, वहीं गांव वालों की अज्ञानता डॉक्टरों के राह में रोड़ा साबित हो रहे थे और जिसका खामियाजा खुद गांव वालों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा था। पर डॉक्टर साहब, गांव वालों तो अपने घर के मर्दों को भेजने से इसलिए डरते होंगे कि कहीं ये बीमारी उन्हें भी न लग जाए। यही बात तो मैं कब से गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बीमारी छूने से नहीं बल्कि दूषित जल का सेवन करने और गंदगी से फैलती है। सबको कितना समझाया कि अगर गांव का कोई रहने वाला आगे आकर सारी बातों का प्रचार प्रसार करे तो गांव वाले शायद उनकी बातों पर जल्दी यकीन कर लें। पर आप लोगों को क्या, कोई जिए या मरे, सबको केवल अपनी ही पड़ी है, डॉक्टर ने कहा और कैंप में अभी अभी लाए गए हैजे के एक मरीज की जांच करने चले गए। डॉक्टर की कही बातें विजेंद्र के मन में काफ़ी भीतर तक उतरी थी। मैं वही सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या आप इस बीमारी की रोकथाम या उससे बचने के उपाय के प्रचार प्रसार में हमारी मदद करेंगे? डॉक्टर ने विजेंद्र से पूछा तो उससे कुछ बोलते ना बना और वो सोच में पड़ गए कि क्या जवाब दे। आप जाएं और हमें अपना काम करने दें। कुछ नहीं तो कम से कम इतना करें कि मैंने जो बातें बताई है उनका ध्यान रखें, ताकि आपका और आपके परिवार वालों का जीवन सुरक्षित रहे, डॉक्टर ने कहा और विजेंद्र सिर झुकाए कैंप से बाहर निकल आया। पर उनकी कही बातें विजेंद्र के दिमाग में कौंधती रही। हैजे और हर तरफ उससे फैली दुर्दशा के बारे में सोचते विचारते वह कब गांव के मुहाने पर स्थिर तालाब पर आ पहुंचा, पता ही ना चला। विजेंद्र बेटा, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखे, तालाब के तट पर खड़ी एक स्त्री ने टोका, जो विजेंद्र के एक मित्र की मां विमला काकी थी। अच्छा हूँ काकी, विजेंद्र ने कहा और अभिवादन में अपने हाथ जोड़ लिए। पर उसकी नज़रें तालाब के तट पर टिकी थी, जहाँ कुछ औरतें अपने अपने घड़े में पीने के लिए जल भर रही थीं। उसी तालाब में दूसरे छोर पर कुछ बच्चे कूद कूद कर नहा रहे थे। विजेंद्र को याद आया कि कैंप के डॉक्टर ने उसे जो बातें बताई थी, ये लोग उसके बिल्कुल उल्टा कर रहे थे। तभी तालाब का जल अपने मटके में भरकर विमला काकी ने अपने सिर पर रखा और घर की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देख विजेंद्र से चुप न रहा गया। काकी, इस तालाब का पानी कितना गंदा है, इसके पीने से हैजा होने का खतरा है। फिर चापाकाल भी तो यहीं पास ही में लगा है, जिसका इस्तेमाल करते इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं, नहीं तो अधिकतर औरतें तालाब का साफ दिखने वाला दूषित जल अपने मटके में भर कर ले जा रही थीं। एक तो इतनी दूर तक जाओ और ऊपर से चापाकाल चलाओ, इतनी मेहनत कौन करता है भला? पर काकी, तालाब का गंदा पानी पीना जानलेवा भी तो हो सकता है। अरे बेटा, जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में है। जिसे इस दुनिया से जाना है वो किसी न किसी भांति चला ही जाएगा, जाने वाले को कौन रोक पाया है? पर विजेंद्र अपनी कुछ बोलता इससे पहले ही सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए विमला काकी ही बोल पड़ी। ऐसा जान पड़ता है कि इन डॉक्टरों ने तुम्हें भी उल्टी पट्टी पढ़ाई है। मैं तो कहती हूँ कामचोर है ये मेडिकल कैंप वाले, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ना उनकी आदत लगती है, तभी तो अपना काम हम गांव वालों को सौंपना चाहते हैं। विजेंद्र को महसूस हुआ कि गांव वालों को समझाना इतना आसान काम भी नहीं जितना वो सोच रहा था। बुझे मन से फिर वो गांव के भीतर लौटने लगा। अभी थोड़ी ही दूर चलना होगा कि उसके मुरझाए चेहरे पर रौनक वापस लौट आई। अरे विजेंद्र बाबू, धन्य भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। क्यों बे, गांव के जमाई क्या बने, दोस्तों से नज़रें ही फेर ली? ज़रा यार दोस्तों को भी याद कर लिया करो भाई। ऐसी बात नहीं है रघु, असल में इधर आना कम होता है, इसलिए तुम लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाती। फिर हैजे की वजह से घर वाले इधर आने ही नहीं देते। वो तो पत्नी का मन खराब लग रहा था, उसे साथ लेकर आ गया। पर भौजाई का मन खराब क्यों लग रहा था? कोई नया मेहमान आने वाला है क्या?
भवें मटकाते हुए रघु ने पूछा और विजेंद्र के चेहरे पर मुस्कान बिखर पड़ी। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा वो सब छोड़, तू चल मेरे साथ, तुझे सारे दोस्तों से मिलवाता हूँ। तुझसे मिलकर सब बहुत खुश होंगे। नहीं यार, अभी देर हो रही है, पत्नी राह देखती होगी। जल्दी लौटने को बोलकर निकला था। वाह रे जोरू का गुलाम, शादी करते ही पाला बदल लिया। खूब समझता हूँ बेटा तेरी बातों को। ऐसे कहना कि बीवी के पल्लू से बंधे रहना तुझे अब सुहाने लगा है। और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा, जिसके आगे विजेंद्र को घुटने टेकने ही पड़े। अच्छा बाबा ठीक है, चल बोल कहाँ चलना है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दोनों गली में साथ बढ़ते रहे। उन गलियों में विजेंद्र को कई ऐसे घर दिखे जहां कोई न कोई बीमार पड़ा था और भीतर से किसी के खांसने या कराहने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, तो किसी घर से कोई अपनों को खोकर बिलख रहा था। यार रघु, हाँ बोल। यार हैजे ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। तुम सब कुछ करते क्यों नहीं? पर इसमें हम सब कर भी क्या सकते हैं दोस्त। जो करना है डॉक्टर वैद्य करेंगे, कहकर रघु ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, मानता हूँ मरीजों का इलाज नहीं कर सकते, पर कम से कम गांव वालों को जागरूकता तो कर ही सकते हो कि बीमारी से कैसे बचा जाए। अभी मैं गांव की पनघट पर गया था, वहां देखा कि बहुत सारी औरतें पनघट से गंदे दूषित जल को मटके में भरकर पीने के लिए घर ले जा रही थीं। तुम्हें पता है, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गांव वालों के लिए वो जहर है। जागरूकता के अभाव में गांव के लोग रोज वो जहर खुद भी पी रहे हैं और अपने घर वालों को भी पिला रहे हैं। ऐसे में तुम लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसा करने से हैजे पर एक हद तक तो लगाम लगाया जा सकता है, विजेंद्र ने रघु को बताया, जिसके चेहरे पर अब समझ के भाव दिखने लगे थे। तेरा कहना तो सही है दोस्त, पर क्या हमारे घर वाले इस खतरनाक काम के लिए हमें बाहर आने देंगे? बाहर तो तू अभी भी है और हम कब से अपने घर वालों की मानने लगे। दरअसल हम खुद ही नहीं चाहते कि ऐसे किसी पचड़े में पड़े। हमें आराम पसंद वाली जिंदगी और बेपरवाही की आदत जो पड़ चुकी है। रघु उसकी बातों से सहमत था, पर उससे कुछ बोल ना बना। बात करते करते वे अपनी उसी पुराने अड्डे पर आ गए जहां सभी मंडली लगाकर बैठ रहे थे। आज भी सभी मित्र वहीं बैठे थे। देखो मित्रों, आज मैं किसे साथ लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद उससे मिलकर सभी बहुत खुश थे। क्या बात है, बिल्कुल सही समय पर आया है तू विजेंद्र। आज हम लोगों की मदिरा पान बैठक चल रही है, बस इसी रघु का इंतज़ार कर रहे थे। अब तू आ गया है तो खूब रंग जमेगा। आ बैठ, बहुत दिन हो गए साथ बैठकर पिए हुए, मंडली में मौजूद एक साथी ने कहा और सभी ने सहमति में अपने सिर हिला दिए। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। आज कुछ ज़रूरी काम है। झूठ बोल रहा है विजेंद्र। सच तो ये है कि अब ये जोरू का गुलाम बन चुका है। घर पर पत्नी इंतज़ार कर रही है तो फिर यार दोस्तों को कौन पूछता है भला, रघु ने कहा और सभी मित्र ठहाके लगाकर हंस पड़े। अब बिना पिए तो हम तुझे जाने नहीं देंगे। पत्नी की बात तो रोज़ मानता है, आज हम दोस्तों की बात भी तुझे माननी पड़ेगी। अपनी तरफ बढ़े मदिरा के प्याले को कुछ पल निहारते विजेंद्र ने उसे अपने हाथों में ले लिया और अपना गला तर करने लगा। काफ़ी देर तक फिर सभी यार दोस्त पीते रहे और कैसे घंटों बीत गए पता भी ना चला। थोड़ी देर में लौटने को बोलकर घर से निकलने विजेंद्र अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दोस्तों से विदा लेकर लड़खड़ाते कदमों से वो घर की तरफ बढ़ा। आंखों के सामने पत्नी का चेहरा घूम रहा था। मदिरा के नशे में लड़खड़ाते कदमों से विजेंद्र ने कमरे में प्रवेश किया और अंधेरे में सोई पत्नी पर अपने शरीर की सारी बलिष्ठता उड़ेल डाली। यूं अचानक किसी मर्द की अनुभूति पाकर बिस्तर पर सोई स्त्री ने काफ़ी देर तक उसके स्पर्श का विरोध किया, फिर उसकी बलिष्ठता के आगे घुटने टेक उस आलिंगन में निढाल होती चली गई। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। घर के लिए कुछ खरीदारी करने अभिलाषा पंसारी की दुकान पर गई थी। हाथों में थैला लिए उसके घर के भीतर प्रवेश किया। पिता के कमरे में झांका तो वो गहरी नींद में थे।
कदम फिर आगे बढ़े। अपने कमरे में हलचल पाकर अभिलाषा ने उधर झांका और वहीं जड़ होकर रह गई। हाथों को अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि थैले का बोझ उठा सके और वे वहीं गिरकर बिखर गए। आंसू खुद ही सैलाब बनकर उमड़ने लगे थे। ऐसे घिनौने दृश्य की कल्पना उसने अपने सपने में भी नहीं की थी, जो अभी अपने आंखों के सामने होते देख रही थी। ऐसा अनर्थ देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई? अब उसका इस संसार में जीने से क्या लाभ? उसकी आंखों ने उसे आज जो दृश्य दिखाए थे, अपने प्राण त्यागने के सिवाय कोई दूसरा उपाय ना सूझ रहा था। अपने ही कमरे में ऐसा भयानक मंजर देखकर जब अभिलाषा चीखी, तब कहीं जाकर श्यामा के होश टूटे। पलकें खुली तो जैसे वो तंद्रा से जागी हो। नजरें द्वार पर खड़ी बेटी से टकराई, तब जाकर महसूस हुआ कि उसका सब कुछ लुट चुका था। मदिरा में धुत विजेंद्र तो उसके शरीर से लुढ़क कर एक तरफ मूर्छित सा पड़ा रहा, पर श्यामा ने तो मदिरा पान नहीं किया था। फिर उसे क्या हुआ जो आज इंद्रियों को अपनी मर्यादा की दहलीज लांघने दी और यह घोर अनर्थ कर डाला, जिसका गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी अभिलाषा बन चुकी थी। आज मेरा सब कुछ लुट गया, अब जीवित रहने से क्या लाभ? माँ, तुझे ये सब करने से तनिक भी लाज नहीं आई? क्यों किया ये सब? बिलखते हुए अभिलाषा ने कहा और आंगन की तरफ पलटी। श्यामा ने अपने शरीर पर कपड़े डाले और एक नज़र विजेंद्र पर फेरा, जो मदिरा के नशे में चूर गिरा पड़ा था, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एक जोर के छपाक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने कुएं में छलांग लगाई हो। ये अभिलाषा थी जो कुएं में कूद चुकी थी। बेटी की चीख सुनकर मनोहर बाहर आया और उसे बचाने की खातिर कुएं में कूद पड़ा। कुएं में पानी काफ़ी गहरा था, जिसमें कुछ देर तक दोनों जीवन के संघर्ष करते रहे। फिर सब कुछ शांत पड़ गया। अब बची थी तो केवल श्यामा की चीख पुकार, जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग भागे भागे आए, पर कोई कुछ न कर सका। सबने मिलकर फिर बाप बेटी के मृत शरीर को कुएं से बाहर निकाला। श्यामा जो वहीं बुद्ध बनी बैठी थी, आंसुओं ने भी अब उसका साथ छोड़ दिया था और शरीर तो जैसे मृत पड़ चुके थे। आंखों के सामने अपना सिंदूर और गोद जो उजड़ते देखा, और यह उसे ही पता था कि इन सब की अकेली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है। गांव वालों ने उससे लाख पूछा, पर उसका शरीर तो जैसे छीड़ पड़ चुका था। तभी किसी ने कमरे से आवाज़ लगाई, जहां नग्नावस्था में विजेंद्र नशे में धूत मूर्छित पड़ा था। अब गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। खैर, किसी तरह से बाप बेटी के मृत शरीर का शवदाह हुआ। विजेंद्र जब होश में आया तो मानो काटो तो खून नहीं, अपने कुकर्मों के कारण उसने अपनी पत्नी और ससुर दोनों को खो दिया था। एक श्यामा बची थी, जिसे उसे और उसकी मदिरा ने मिलकर तबाह कर डाला था। नजरें मिलाने से दूर उसके सामने खड़े होने तक की हिम्मत ना बची थी। बिना कुछ कहे सुने उसने गृह त्याग कर दिया। कहाँ गया किसी को पता ही नहीं। श्यामा की बड़ी बेटी सुलोचना को जब सारी बातें पता चली तो रोती बिलखती पति संग अपने मायके पहुंची। असलियत से अनजान सुलोचना ने मां को जिंदा लाश बने पाया। पत्नी को खोने के गम में विजेंद्र के कहीं चले जाने का भी उसे बहुत दुख हुआ। किसी तरह बाप और बहन की अंतिम क्रियाक्रम से निवृत्त हुई तो पति विनयधर ने श्यामा को अपने साथ लेकर चलने की बात कही, पर श्यामा उसके लिए कतई तैयार ना थी। पर सच कहाँ ज़्यादा दिनों तक छिपा रह सका, हमेशा अपनी पद चिन्ह छोड़कर ही जाता है। कमरे में विजेंद्र का निवस्त्र पाया जाना तथा अभिलाषा और मनोहर की मौत के साक्षी बने गांव वाले अब तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, जिस पर हवेली से आए ननद नंदोइयों ने तो जैसे मुहर ही लगा डाली। हाय राम, कैसी उल्टा निकली ये श्यामा। डायन भी 9 घर छोड़कर अपना शिकार करती है, पर इस बच्चलन ने तो अपनी बेटी के घर में ही डाका डाल दिया। शर्म नहीं आई तुझे ऐसे कुकृत्य करते? नंदों के बोल एक स्वर में उभरे, पर श्यामा तो जैसे जिंदा लाश बन चुकी थी। आंसू बेधड़क चेहरे से लुढ़कते रहे। चुप हो जाओ बुआ, बहुत हुआ। आपने देखा है सब होते हुए? नहीं ना,
तो फिर मत लगाओ ऐसे इल्ज़ाम। जिसने देखा उसने तो कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। पति तक को नहीं बख्शा इस उल्टा ने। अपनी देह की भूख मिटाने के खातिर उसे भी कुएं में धक्का दे डाला। अच्छा बताओ, अगर ऐसा नहीं था तो कहाँ गया अभिलाषा का पति? क्यों अपना मुंह छिपाकर वो भाग खड़ा हुआ? हाँ बताओ, है मेरे सवालों का कोई जवाब? पूछो ज़रा अपनी माँ से, जो इतना चुप होकर बैठी है। और उसकी निगाहें अपनी माँ पर आकर रुक गई। सुलोचना, तुम माँ को लेकर भीतर कमरे में जाओ, विनयधर ने अपनी पत्नी से कहा। फिर तीनों बुआ, सास, नंदा, सुनंदा और अमृता से हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, घर की इज्जत को ऐसे ना उछाले। देखो जमाई बाबू, तुम इस घर के मेहमान हो, सुलझे हुए लगते हो, इसलिए कह रही हूँ। श्यामा ने जो कुछ भी किया है उससे इस पूरे गांव की बदनामी हुई है और हमारे बाबूजी इस गांव के जमींदार थे, इसलिए गांव की मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुकृत्य करने से पहले श्यामा को सोचना चाहिए था। अब उसे यह गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। हम उसे इस गांव में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। श्यामा, जो अब तक बिल्कुल चुप थी, ननद की बातों ने उसके शरीर में मानो आग लगा डाला। क्यों जाऊंगी इस गांव से? होते कौन हो तुम सब मुझे इस गांव से निकालने वाले? कहीं के जमींदार हो, जज कलेक्टर हो क्या तुम सब? मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मुझे इस गांव से। कान खोलकर सुन लो तुम सब, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और जाओगे तो तुम सब। चलो निकलो मेरे घर से, भागो यहाँ से। आए हैं बड़ा जमींदारी दिखाने। मनोहर को पागल करार कर सारी धन संपत्ति पर कुंडली जमाकर बैठ गए और मुझे आए हैं सही गलत का पाठ पढ़ाने। आज तक मैं चुप थी क्योंकि ये हमारे परिवार का मामला था। बेइज्जती और मान प्रतिष्ठा का इतना ही ख्याल है तो जाकर पूछो ज़रा अपने पति से। जब मुझ अकेली को देखकर उनके भूखे अरमान जागने लगे थे और बहाने से मुझे कमरे में बुलाया था, कहाँ गई थी उस वक्त तुम सबकी ज़मींदारी? जब गला फाड़कर श्यामा ने सवाल खड़े किए तो ननद नंदोइयों की हिम्मत ना हुई कि कोई एक शब्द भी बोलता। नंदों को भी अब जाकर समझ में आया था कि क्यों श्यामा ने हवेली आना छोड़ दिया। हालांकि मुख से उन्होंने कुछ न कहा और भीगी बिल्ली बन अपने पतियों संग हवेली वापस लौट गईं। अपनी बेटी की गोद में श्यामा फूट फूट कर बिलखने लगी। उससे पाप हुआ था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। अपने आप से भी नज़रें मिलाने लायक नहीं बची थी वो। बड़ी मुश्किल से सुलोचना ने फिर श्यामा को शांत किया। उसे भी सारी बातें समझ में आ चुकी थी। पर यह जीवन है, उस पर पश्चाताप के आंसू बहाने के सिवाय मनुष्य के पास दूसरा और कोई उपाय नहीं बचता। डॉक्टर साहब, मैं हैजे से पीड़ित लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ, डॉक्टर ने सामने खड़े विजेंद्र के दृढ़ होकर कहा। वो गांव के मुहाने पर लगे मेडिकल कैंप के भीतर खड़ा था। पर आप हैं कौन? डॉक्टर ने पूछा तो विजेंद्र ने अपना परिचय दिया। मदिरा के नशे में धुत होकर उसने कुकृत्य कर तो डाला था, पर होश संभालते ही पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने प्रण लिया कि प्राण त्यागने तक हैजे से पीड़ित मरीजों की सेवा करता रहेगा। अपने लिए उसने यही सजा तय किया था। लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर को गांव के जवान और होशियार मर्दों की आवश्यकता तो थी ही। वे ही तो थे जो गांव में जागरूक फैला सकते थे। पर विजेंद्र के साथ समस्या यह थी कि गांव में सभी उसके कुकृत्य के बारे में जान चुके थे, इसलिए उसकी बात मानना तो दूर, कोई उसके सामने खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। विजेंद्र ने इसका उपाय निकाला और चेहरे को ढक अपने दोस्तों के पास पहुंचा। दोस्तों को भी विजेंद्र के बारे में सब पता चल चुका था। पहले तो उन्होंने उससे बात करने से भी इनकार कर दिया, पर जब घुटने टेक कर विजेंद्र उन सब के आगे मस्तक हो गया और अपनी सारी गलती कबूली तो उनका हृदय पिघला। पर हैजे के लिए मदद करने के वे सब कतई खिलाफ थे। काफ़ी मान मनोबल के बाद कुछ दोस्त माने, वो भी
केवल इस शर्त पर कि वे गांव वालों को हैजे से बचाव के लिए जागरूक करेंगे, पर मरीजों के पास कभी न जाएंगे। विजेंद्र ने उनकी बातें मान ली और दोस्त संग हैजे की रोकथाम में जी जान से जुट गया। अब अपने चेहरे को ढककर वो सारा दिन अपने दोस्तों संग गांव वालों को जागरूक करता, उन्हें दूषित जल पीने से मना करता, गांव वालों को साफ सफाई बरतने, हैंड पंप का पानी पीने, दस्त होने पर नमक चीनी का घोल पीने आदि के उपाय सुझाता। फिर शाम होने पर मेडिकल कैंप में हैजे के मरीजों की सेवा करता। कुछ समय लगे और गांव वाले अब जान चुके थे कि कैसे हैजे से बचाव किया जाए। गिनती इक्का दुक्का से ही शुरू हुई और एक एक करके अधिकांश गांव वालों ने जमे हुए तालाब का गंदा पानी बंद कर दिया और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखने लगे। असर ये हुआ कि हैजे के मामले में कुछ कमी आई। हालांकि यह सुधार बहुत मामूली था और अब गांव वालों के सामने एक समस्या आन खड़ी हुई थी। वो थी अन्न की कमी। घर के पुरुषों के हैजे की चपेट में आने की वजह से उनका खेत पर जाना बिल्कुल बंद हो चुका था, जिससे अन्न धान्य का अभाव होने लगा। विजेंद्र मेडिकल कैंप में दिन रात बीमारी की सेवा में जुटा रहता। उसकी निष्ठा देख दोस्तों का भी मन बदला, जिससे कई और दोस्त कैंप में अपनी सेवा देने आने गए। कहीं दूसरी तरफ श्यामा अब सारा दिन अपने घर में ही बंद रहती। बेटी सुलोचना के लाख कहने के बावजूद भी वो उसके साथ उसके ससुराल नहीं गई। कहाँ तो बेटी के ससुराल का पानी पीना भी उसे गवारा ना था और यहाँ तो बात रहने की थी, तो इसके लिए वो बिल्कुल तैयार न हुई। गांव वालों ने उससे बातचीत और मेल जोल बिल्कुल बंद कर दिया। सभी उससे ऐसे व्यवहार करते जैसे वो कोई अछूत हो। उसका लगा लगाया काम भी बदनामी की वजह से जाता रहा। भला अपने घर में कोई ऐसी चरित्रहीन स्त्री को कैसे जगह देता, और भी न जाने क्या क्या इल्ज़ाम से गांव वालों ने उसे नवाजा। बड़ी मुश्किल से अब उसका गुजारा चलता था। विनयधर ने पास के ही गांव के एक पहचान वाले की फैक्ट्री में उसे काम दिलवाया था, ताकि उसका गुजर बसर चल सके। मशीनी अंदाज में अब वह अपना दिन गुजारती, न किसी से कोई लेना देना और न कोई बातचीत। पर श्यामा को 2 जून की रोटी मिले, किस्मत को यह भी गवारा न था। कुछ ही दिनों में उसके शरीर में बदलाव उभरने लगे। वो गर्भ से थी। एक दिन जब सुलोचना मायके आई तो श्यामा ने उसे सारी बातें बताई। अब आगे तुमने क्या सोचा है माँ? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, श्यामा ने कहा और अपने गर्भ पर हाथ फेरा। पर समाज क्या इस बच्चे को स्वीकार करेगा? दुनिया समाज क्या सोचता है, क्या कहता है? दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।